नमस्कार बच्चों। तो आज बच्चों अपने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कोशिका विज्ञान, जिसे साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो अपने आज पहला लेक्चर है जिसमें कोशिका विज्ञान की बात करेंगे। तो आपको अगर बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है, यानी कि आप जीरो हो बायोलॉजी में, तो आप आज ही हमारे साथ जुड़िएगा और यहाँ पर आपको कंप्लीट टॉपिक करवाया जाएगा, है ना, पूरा बेस के साथ करवाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो अपने कोशिका विज्ञान स्टार्ट करते हैं। देखो पहला टॉपिक है अपने पास परिचय लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो परिचय क्या है। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि सेल को संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं लाइफ की, यानी कि जो कोशिका है यानी कि सेल। ठीक है बच्चों, थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश पर भी ध्यान दें। ठीक है, तो मैंने कहा कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है बच्चों? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यूनिट है। ठीक है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, देखो इंग्लिश में पढ़ना है तो इसके लिए हम एक अलग से सीरीज चलाएंगे जिसमें इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। और ये जो सीरीज स्टार्ट की है हमने, ये हिंदी में स्टार्ट की है ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला है, कोशिका को संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा है जीवन की, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो कोशिका है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट है। अब देखो सीधी सी बात है कि आपने सेल को ही क्यों बोला, टिश्यू भी तो है अपने पास, अंग भी है और अंग तंत्र भी तो है, उनको क्यों नहीं बोला? तो आप जानते हो कि जो टिश्यू है यानी कि ऊतक है वो कोशिका से मिलकर बनते हैं। इस बात को ध्यान रखें कि जो ऊतक है वो कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो अब बात ये थी कि अपने पास जो ये सेल है, कोशिका है, इसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों बोला है। अब देखो बेटा, इसका सीधा सा रीजन है कि जो अपने पास एक कोशिकीय जीव है, जो अपने पास एक कोशिकीय जीव, कौन? प्रोकैरियोट्स, जिनके पास क्या है, एक कोशिका होती है, वो एकल कोशिका जीव होते हैं, एकल कोशिका जीव होते हैं। और ये एकल कोशिका जीव अपने आप में क्या रखते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। एकल कोशिका है वो अपने आप में क्या रखती है, स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। साथ ही साथ जो एक कोशिका है ये सारे के सारे बेसिक फंक्शन कर सकती है, सारे आधार्य कार्य कर सकती है। यानी कि जो अपना शरीर है, देखो अपना ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन है, अपना क्या है, मल्टीसेलुलर, अपने में तो अंग सिस्टम भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है और टिश्यू सिस्टम भी है। ठीक है, एक कोशिका है वो जो काम कर रही है वो पूरा अपना शरीर भी कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो अपना पूरी बॉडी है, जैसे रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन कर रही है, वो एक सेल भी कर सकती है। इसलिए सेल को क्या बोला गया है कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है बच्चों, इस बात का रीजन हो गया कि कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों बोला गया है। इसका रीजन है कि बेटा जी कि जो अपना एक शरीर जो काम कर रहा है वो एक सिंगल सेल भी कर सकती है, इसलिए सेल को बोला गया है कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो अब देखो कुछ अपने खोज की बात करेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में कुछ खोज है जो ध्यान रखना आपको कि यहाँ मैंने लिखा वैज्ञानिकों के नाम और सामने लिखेंगे कि इन्होंने किन चीज़ों की खोज की। इधर मैंने लिखा खोज। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा पहला वैज्ञानिक है अपने पास रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक है। इस वैज्ञानिक ने क्या किया था कि 1666 में मर्त कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की बेटा? मर्त कोशिका की खोज की थी। और किस में की थी? कोरक में की थी। किस में की थी? कोरक में। और ध्यान रखे बच्चों की कोरक में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का जमाव होता है, जिसके कारण सेल क्या हो जाती है? मर्त हो जाती है। कि रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट आया, उसने 1666 में कोशिका को खोजा था, वो कोशिका मर्त थी क्योंकि उसमें सुबेरिन का जमाव हो जाता है। ठीक है, 2 नंबर वैज्ञानिक
देखो रॉबर्ट हुक के बारे में थोड़ी सी इतने भी ध्यान रखना कि जो फादर है अपना वो कौन है, रॉबर्ट हुक है, यानी कि साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान का जो फादर है वो रॉबर्ट हुक है। दूसरा वैज्ञानिक है एवी ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है बच्चों? ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट है। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। ध्यान रखें, आपसे सीधा पूछा जाए कि सबसे पहले कोशिका की किसने खोज की तो रॉबर्ट हुक आंसर जाएगा, या फिर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले मर्त कोशिका की खोज किसने की तो रॉबर्ट हुक आंसर जाएगा। अगर स्पेशली लिख के देवे आपको कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की तो वो आंसर जाएगा ल्यूवेनहॉक। साथ ही साथ बच्चों और ध्यान रखें कि शुक्राणु की खोज भी ल्यूवेनहॉक ने की, और जो आप जीवाणु देखते हो यानी कि बैक्टीरिया, उसकी खोज भी किसने की है बच्चों? ल्यूवेनहॉक ने की है। ठीक है, जीवाणु शब्द तो और किसने दिया था? ल्यूवेनहॉक ने तो एनिमल क्यूले कहा था, जीवाणु को एनिमल क्यूले कहा था। ठीक है, ये तीन बातें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की बच्चों? ल्यूवेनहॉक ने की है। 3 नंबर वैज्ञानिक जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने 1831 में केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की बच्चों? केंद्रक की खोज की। और एक साइंटिस्ट जिसका नाम है पुरकिंजे, पुरकिंजे। ठीक है, इस वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को खोजा। किसको खोजा बच्चों या देखा? प्रोटोप्लाज्म को देखा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? पुरकिंजे ने की। रॉबर्ट ब्राउन की खोज किसने की बच्चों? 1831 में केंद्र की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा साइंटिस्ट है, जैसे जैसे आगे और साइंटिस्ट आएंगे तो उनकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, ये बेसिक साइंटिस्ट है जो आपको पता रहना चाहिए। अब देखो एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल थ्योरी, बोले तो कोशिका सिद्धांत, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में समझने वाली बातें हैं जो अपने पास क्या है बच्चों? कोशिका सिद्धांत है। ठीक है, जिसे सेल थ्योरी भी कहते हैं, कोशिका सिद्धांत। अब ये कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, सुनिएगा बातों को। देखो बच्चों की बात है 1838 की। 1838 में एक वैज्ञानिक आया जो जर्मन बोटनिस्ट था, यानी कि जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक था, वनस्पति वैज्ञानिक था। और ये कहाँ का था बच्चों? जर्मन का था। ठीक है, ध्यान रखना है। 1838 में एक जर्मन बोटनिस्ट आया जिसका नाम है मैथियस स्लाइडेन। स्लाइडेन कौन है? यह साइंटिस्ट का नाम है। इसने क्या किया? बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया, है ना। इसने क्या किया? बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्वेशन किया। इसने बहुत सारे पादपों को देखा और बताया कि पादप बोले तो प्लांट, पादप विभिन्न प्रकार की सेल्स से बने होते हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है बच्चों, ये बात किसने बोली? जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने बोली है। ठीक है, और उत्तक का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है बच्चों? उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है, ये बात किसने बताई? जर्मन बोटनिस्ट जिसका नाम मैथियस स्लाइडेन है। लगभग 1 साल बाद, है ना, 1838 के बाद एक साइंटिस्ट आया 1839 में, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट बोले तो जंतु वैज्ञानिक था, जिसका नाम शवान है। क्या नाम है बच्चों? शवान है। ठीक है, अब इसने क्या किया कि इसने बहुत सारी एनिमल सेल को देखा और बताया कि सारी एनिमल कोशिकाएं एक पतली लेयर के द्वारा घिरी रहती है, जिसे आजकल हम
कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा इसने क्या किया बच्चों, इसने बहुत सारी जंतु कोशिकाओं को देखा, कोशिकाओं को देखा और बताया कि सभी जंतु कोशिकाएं एक पतली झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, पतली झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जिसे क्या कहते हो बच्चों? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये झिल्ली लिविंग होती है। आगे चलकर इस झिल्ली की डिटेल में बात करेंगे कि सभी जंतु कोशिकाएं एक पतली झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, जिसे अपने क्या कहते हैं बच्चों? जिसे अपने प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो फिर इसी साइंटिस्ट ने बाद में पादप कोशिका को भी देखा, पादप कोशिका को भी देखा। इसी साइंटिस्ट ने, सवान ने पादप कोशिका को भी देखा और बताया कि कोशिका भित्ति, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे बच्चों? सेल वॉल, जो कि डेड होती है। सेल वॉल इनकी विशिष्ट गुण है। क्या है बच्चों? इनका विशिष्ट गुण है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा एक एनिमल सेल है, उसके पास सेल वॉल नहीं होती है, जबकि पादपों में सेल वॉल होती है। जैसे मैंने आपको जनरली 2 सेल दी है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि इनमें से पहचानो कौन सी प्लांट सेल है और कौन सी एनिमल सेल है। तो आपको किस बात पर फोकस करना है कि सेल वॉल। अगर किसी सेल में सेल वॉल है तो वो प्लांट सेल होगी, अगर नहीं है तो वो क्या होगी? जंतु कोशिका होगी। यानी कि मैंने आपको 2 सेल दी है, उसमें से एक तो जंतु कोशिका है और दूसरी पादप कोशिका है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी है कौन सी नहीं है। तो आप कैसे पहचानोगे बच्चों कि जिसमें सेल वॉल है वो क्या हो जाएगी? पादप कोशिका हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी बात चल रही है कोशिका सिद्धांत पर। अब देखो इन दोनों ने मिलकर, कौन कौन से साइंटिस्ट अपने पास, एक तो मैथियस स्लाइडेन है, दूसरा थियोडोर शवान है। इन दोनों ने मिलकर इस कोशिका सिद्धांत को फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी बोला है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अपने पास स्लाइडेन एवं शवान की फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो सीधा सा आंसर होगा स्लाइडेन एवं शवान ने दिया है। आगे चलकर आपको पता चलेगा कि मॉडर्न सेल थ्योरी भी है। ठीक है, तो एक बार अपने बात करते हैं कि स्लाइडेन तथा शवान ने भी क्या दिया? एक सेल थ्योरी दिया। इसमें इन्होंने कहा कि सारे के सारे जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट बोले तो बच्चों पादप, एंड एनिमल्स बोले तो जंतु प्राणी, एनिमल्स सारे पादप एवं जंतु कोशिका, क्या बोला बच्चों? कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ये बात किसने बोली बच्चों? सबसे पहले स्लाइडेन एवं शवान ने बोली है कि जितने भी पादप और एनिमल्स है वो सारे के सारे कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। तो अब इनके जो फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी है, इनमें एक सबसे बड़ी कमी थी, ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाएं कैसी बनती है। इनका जो सिद्धांत है उसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों कि शवान एवं स्लाइडेन
स्लाइडेन नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है ये बात ये नहीं बता पाए थे। तो इसके बाद 1855 में कब आया बच्चों? 1855 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है बच्चों? रुडोल्फ विर्चो। ये डाटा भी ध्यान रखना है, टाइमिंग का एडजेक्ट, ठीक है। तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट आया और इसने सिद्धांत दिया था, इसने भी सेल थ्योरी दिया था जिसका नाम है मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं, आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसने आते ही बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोला बच्चों? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सीधा स्टेटमेंट आ सकता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? तो आपको ध्यान रखना है कि रुडोल्फ विर्चो। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये बात किसने बोली बच्चों? ये बात बोली है रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, ठीक है। तो जो कमी रह गई थी स्लाइडेन और शेवान की सेल थ्योरी में, वो कमी किसने निकाली बच्चों? 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने। उसने पहली बार बताया कि जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वो पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से बनती है, ठीक है। तो इस सेल थ्योरी के दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु किसके बच्चों? रुडोल्फ विर्चो ने जो मॉडर्न सेल थ्योरी दी है उसके महत्वपूर्ण बिंदु। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है सभी पादप एवं जंतु कोशिका तथा कोशिकाओं के उत्पाद से मिलकर बना होता है। सभी कोशिका तथा कोशिकाओं के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं, ठीक है बच्चों। ये बात तो पहले ही बता चुकी है, ये बात बताई थी स्लाइडन और शेवान ने। 2 नंबर बात जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने इंक्लूड की है कि सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अपने पास सेल थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आप अब तक ये सीख चुके हो कि जो नई कोशिकाएं बनी हैं वो पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप बनती है। ये बात बताई थी रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मात्र इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, तो बाय।